तो बच्चों हॉलो सिलेंडर है और सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। यहां पर ये मटेरियल है और ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों। आपसे कहा गया है बोथ हैविंग द सेम मास एंड सेम रेडियस, सेम मास एंड सेम रेडियस। The cylinder is free to rotate about standard axis of symmetry। आप देखिए कोई भी सिलेंडर बच्चों, उसकी जो सिमेट्रिक एक्सिस होती है इस तरीके से वो रोटेट करता है। एंड स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जैसे मान लीजिए ये इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, ऐसे रोटेट करा। विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम। मान लीजिए 1 नंबर्स का हो गया, 2 नंबर्स का हो गया, आफ्टर ए गिवन टाइम टी, यानी कि स्टार्ट किया हमने और ऑब्जर्वेशन टाइम हमारा टी हो गया, तो किसकी एंगुलर स्पीड जो है वो ज्यादा होगी जबकि इक्वल टॉर्क लगाया गया है। देखो बच्चों, इसमें आपका टॉर्क जो है सेम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसका कम है किसका ज्यादा, देखते हैं। देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, कोई बच्चा बताए हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद है? वेरी गुड बेटा, हॉलो सिलेंडर एक तरीके का रिंग ही होता है जिसकी थिकनेस ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बच्चे ने बताया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। और बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर बताओ बेटा। वेरी गुड, 2/5 mr²। दोनों के I1 I2 हमको दे दिए गए हैं और देखिए दोनों के लिए टॉर्क सेम है। अच्छा, सिलेंडर इज फ्री टू, अच्छा उसके बाद विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेटर एंगुलर स्पीड। तो बेटा टॉर्क सेम है, तो टॉर्क का फार्मूला बच्चों यहां हम लगा देते हैं I अल्फा। तो I1 अल्फा 1 ये किसके लिए हो गया? सिलेंडर के लिए। और I2 अल्फा 2 ये किसके लिए हो गया बच्चों? स्फीयर के लिए। तो बच्चों ये हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों सेम है क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है। जब टॉर्क कांस्टेंट है बच्चों, तो आप देखिए I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू I2 अल्फा 2, यहां से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, I2 upon I1, and tell me the value of I2. Very good, and this will be mr². Now my dear student, if you will notice that mr² will be cancelled out and we will be left with alpha 1 by alpha 2 is equal to alpha 1 by alpha 2 is equal to 2/5. 2/5. It means alpha 2 is greater than alpha 1. Now we have been asked about the angular speed, but so far the data which was given to us, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक का लिख दिया, दूसरे का लिख दिया, फिर इन्होंने कहा टॉर्क सेम है तो हमने टॉर्क का ये फार्मूला लगा दिया, और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन का रेशियो हमारे पास आ गया और हमने ये जान लिया कि एंगुलर एक्सेलरेशन नंबर 2 यानी कि स्फीयर का ज्यादा होगा। लेकिन हमसे एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर स्पीड की बात करी गई है। तो प्यारे बच्चों, हम अल्फा का ओमेगा से रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी।
बच्चों ये रिलेशन ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में। तो बच्चों ये फार्मूला अगर हम यहां पे लगाते हैं तो आप देखिए कि दोनों सिलेंडर और स्फीयर को जब टॉर्क लगाया गया तो टॉर्क लगाने से पहले दोनों रेस्ट पर थे, यानी कि ओमेगा नॉट दोनों के लिए 0 है, सेम। और जिस समय ऑब्जर्व किया गया एट ए गिवन टाइम तो टी भी सेम हो गया दोनों के लिए। अब आप देखिए बच्चों, ये कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात से बिल्कुल ही एग्री करेंगे कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे बच्चों कि जो ओमेगा है ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, बिकॉज अल्फा 2 is greater than alpha 1. This clearly indicates that omega 2 will be greater than omega 1. That is, the sphere will obtain greater angular speed than hollow cylinder. बच्चों, स्फीयर जो है वो हॉलो सिलेंडर के मुकाबले तेज घूमेगा। तो आपने ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया, बल्कि आपने एक फैक्ट भी जाना फिजिक्स का, उसका लॉजिक भी जाना, बहुत सारी नॉलेज आपने गेन करी कि अगर आप एक हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर को एक साथ घुमा दो और घुमाने के कुछ समय के बाद, जैसे 10 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद, आप देखोगे कि जो स्फीयर है वो फास्ट घूम रहा होगा एज कंपेयर टू हॉलो सिलेंडर। तो प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने आपको होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चों ने किया भी होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, और कुछ तो बहुत ऐसे हैं कि जो नहीं आ रहे, वो पेपर में ही नहीं, उसमें ही नहीं आ रहे, पढ़ने ही नहीं आ रहे। तो कोई बात नहीं, हम भी उनको नंबर तो देंगे नहीं बिल्कुल भी। बार बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने कराया था। उसके बाद बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने करने को दिया था और कुछ बच्चों ने किया भी होगा। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं कुछ हमारी क्लास में, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि प्यारे बच्चों, ए चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ ए टर्न टेबल विद हिज 2 आर्म आउटस्ट्रेच्ड। द टर्न टेबल इज सेट टू रोटेटिंग एंगुलर स्पीड 40 आरपीएम। मैंने आपको ये थ्योरी में भी ये बात बताई थी कि एक टर्न टेबल है, एक बच्चा इस पे खड़ा हुआ है और इस बच्चे के हाथ में कुछ डंबल वगैरह है, और ये मैंने थ्योरी में कराया था। ये बच्चा क्या करता है, इसके हाथ में कुछ नहीं है बच्चों, इस बच्चे के हाथ में कुछ नहीं है, बस ये बच्चा जो है अपने हाथों को आउट स्ट्रेच करे हुए खड़ा हुआ है। ये बच्चा जो है अपने हाथों को आउट स्ट्रेच करे हुए खड़ा हुआ है इस घूमती हुई टेबल पे, और टेबल जो है वो घूम रही है, इस तरह से बच्चों घूम रही है। जब टेबल घूम रही है तो नो डाउट टू से कि बच्चा भी घूम रहा है बच्चों। अच्छा बताइए कि 40 आरपीएम क्या चीज है इसकी? बच्चों एंगुलर स्पीड, तो इसका सिंबल क्या होगा बेटे? यहां मैं आपको बता दूं बेटा कि एंगुलर स्पीड जो होती है ना, ओमेगा को बोलते हैं, और इसका जो न्यू होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसे भी कभी कभी स्पीड बोल देते हैं वो लोग, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ये जान लीजिए, आरपीएम जो है वो न्यू का सिंबल होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये जो है फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है,
कि 1 मिनट में 40 चक्कर वो लगा रहा है बच्चों, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू1 वो 40 आरपीएम है। आप इसे जो है यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं बच्चों। आप चाहें तो यहां पर इसको पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 40/60 आरपीएस हो गया, तो 2/3 आरपीएस है ना बच्चों। और या फिर इसको ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। 40 आरपीएम देखते हैं आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको हम। 40 आरपीएम से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी अगर वो अपने हाथों को फोल्ड कर ले। बच्चों अगर ये बच्चा जो है अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर ले, अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर ले बच्चों, तो आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कि क्या होगा। जो थ्योरेटिकली हमने आपको बात समझाई थी उसमें से आप कोई बच्चा बताए कि हाथों को फोल्ड करने पर क्या होने वाला है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होने का कारण बताओ चलो बच्चों, बेटा बताओ कि हाँ, तो हाथों को फोल्ड करने पर नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो इन्होंने मतलब हाथों को फोल्ड किया, हाथों को फोल्ड करने पर आर कैसे घटेगा या बढ़ेगा? आ, मैं आपको ये बताना चाहता था बच्चों कि इसमें जो आर होता है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होती है। पहले जब हाथ उसके फैले हुए थे बच्चों, जब उसके हाथ फैले हुए थे तो उसकी जो डिस्टेंस थी ना बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो जो उसकी डिस्टेंस थी वो कैसी थी, ये बात हम आपको बता रहे थे। 1 मिनट। हाँ, तो जब उसके हाथ फैले हुए थे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस थी ना, रेडियस नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस उसकी ज्यादा थी। जब हाथों को उसने फोल्ड कर लिया बेटे, तो उसका जो आर है वो कम हो गया, और आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। जब आर हो गया कम तो आई हो गया कम, आर आई हो गया कम, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये जो है ना कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए घूमती हुई टेबल लगातार जब घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हम यह कहेंगे कि एज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है आई ओमेगा। तो I2 ω2 इजिकल टू I1 ω1 है बच्चों। तो यहां से आप देखिए, इसको आप लिख दीजिए, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π न्यू, इसको भी लिख दीजिए 2π न्यू है बच्चों। अब यहां से आप देखो कि 2π कट जाएगा बच्चों, और जब कट जाएगा तो आपको ν2/ν1 का फॉर्मूला बनेगा बेटा, क्या बनेगा?
I1 पर I2 बनेगा ना बच्चों। अच्छा, अब ऐसा है बेटा कि I1 तो I1 है जो भी है, लेकिन जो I2 है ना बेटा, वो कितना है, जरा इस बात को आप देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है हाथों को फोल्ड करने पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होकर 2/5 देन द इनिशियल वैल्यू हो जाता है। यानी कि I2 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ इनिशियल, इट्स गिवन। इन क्वेश्चन तो बेटा यहां पर ये डाल देंगे 2/5, I1 यहां पर डाल देंगे बच्चों, तो I1 विल बी कैंसिल आउट और ये पलट कर उल्टा हो जाएगा 5/2। बच्चों ये हो जाएगा आपका 5/2। तो 5/2 का मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो अपना वैल्यू है, जरा बताइए ये कितना हो गया बच्चों? न्यू2 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, आपने सही कहा, न्यू2 इज इक्वल टू 5/2 न्यू1, यानी कि 2.5 न्यू1, 2.5 गुना बढ़ जाएगी। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड? अगर वो हाथों को फोल्ड करता है, उसकी स्पीड 2.5 गुना बढ़ जाएगी बच्चों, यानी कि न्यू2 विल बिकम 2.5 न्यू1। जरा बताना तो पहले कितने आरपीएम वो कर रहा था? 40। अब करेगा बच्चों 2.5 गुना है, यानी कि 100 आरपीएम। अब करेगा 100 आरपीएम, 1 मिनट में 100 चक्कर। और प्यारे बच्चों, आपने इसको जरूर अनुभव कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि आप 11वीं क्लास तक आते आते जरूर कभी ना कभी झूले पर बैठे होंगे। और जब झूले पे हम बैठते हैं बच्चों, तो झूले पर बैठते समय आप देखिए जो झूला होता है ना, उस पर हम बैठ जाते हैं, ऊपर से रस्सी होती है बच्चों। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि रस्सी को ट्विस्ट कर लेते हैं। रस्सी को ट्विस्ट करके जब अनफोल्ड करते हैं तो रस्सी बड़ी तेजी से खुलती है और हमारा झूला बड़ी तेजी से घूमता है। अगर ऐसे में अपने हाथों को आप स्ट्रेच कर लें तो झूला धीमा हो जाता है, क्योंकि हाथों को स्ट्रेच करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और एंगुलर स्पीड घट जाती है। और जब आप हाथों को पूरा खोले हुए हैं, अचानक हाथों को सिकोड़ लें तो आपका झूला फिर बड़ी तेजी से घूमने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। ये क्वेश्चन एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अभी दूसरा पार्ट एक और है। सेकंड पार्ट में बच्चों ये कहा गया है, देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट इसका एक और है बच्चों। और सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि शो दैट चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाउ डू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? मतलब बताओ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी और उसकी वजह पूछी आपसे। तो कोई प्यारा होनहार बच्चा अपना नाम भी बताए और ये भी बताए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बेटा इनिशियली जो उसकी एनर्जी थी वो हो गई हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और जो फाइनल एनर्जी है वो हो गई हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। और अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो E2/E1 इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। अब आप बच्चों देखेंगे कि यहां से हाफ तो कट जाएगा, हाफ कट जाएगा और हमारा यहां आंसर बचेगा I2/I1 और साथ में ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का स्क्वायर।
अब I2 जो है आप देखिए वो पहले ही आपको दे रखा है 5 जो है ना 2/5 I1, 2/5 I1 और I1, और बच्चों साथ में ω1 देखिए, ω1 है 2π/ν1 और ये है 2π/ν2 का स्क्वायर। आपने वैल्यू डाल दी बच्चों। अब I1 से I1 कट गया बच्चों, I1 से I1 कट गया और 2π से 2π कट गया। जब कट गया तो हमारा आंसर आया 2/5 ऐसे और अंदर हो गया ν2/ν1 का स्क्वायर। अब कोई बच्चा बताए कि ν2 कितना है? 100 RPM, यूनिट सेम लेना होता है, और ν1 जो है वो 40 RPM। देखो ये RPM और ये RPM, ये है 40 RPM, और यूनिट जब डिवाइड करेंगे यूनिट सेम लेना होता है बच्चों। अब यहां से देखिए, आप इस बात को समझिए बच्चों कि ये 0 से 0 कट गया और 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी कि प्यारे बच्चों अब ये जो हमारा आंसर है ये हो गया 2/5 इंटू, यहां पर स्क्वायर भी था, 2/5 इंटू 5/2 का स्क्वायर, यानी कि 5/2 इंटू 5/2। और जब हमने ऐसा किया बच्चों तो 2 से 2 कट गया और 5 से 5 कट गया, है बच्चों, 2 से 2 कट गया और 5 से 5 कट गया बच्चों। और ऐसा जब कैंसिल आउट हो गया बच्चों तो ये जो वैल्यू थी, आप देखिए हम क्या सॉल्व करते आ रहे हैं, E2/E1 की वैल्यू थी, यानी कि E2/E1 इतना आ गया 2.5, यानी कि जो एनर्जी है वो भी 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अभी हमने डिस्कस किया कि हाथों को फोल्ड करने पर एंगुलर स्पीड भी बढ़ जाएगी 2.5 गुना और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी 2.5 गुना। और इसके बाद ये भी आपसे पूछा है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इंक्रीज जो हुआ है ये वाला, तो हाउ डू यू अकाउंट फॉर, कोई बच्चा बताए क्या वजह है इसकी एनर्जी बढ़ने की? एनर्जी आप जानते हैं कभी भी पैदा तो हो नहीं सकती, यस, ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि जब हम हाथों को स्ट्रेच किए होते हैं और हाथों को जब मोड़ते हैं, मोड़ने में हम खुद काम करते हैं बच्चों, जो हम काम करते हैं मोड़ने में, जो एनर्जी हम खर्च करते हैं वही उसको मिल जाती है, यानी कि वर्क डन बाय चाइल्ड appears as increase in kinetic energy। तो प्यारे बच्चों आपने सीखा ये सुपर हिट क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, वो क्वेश्चन था हमारा 11th। और चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं कि कितने बच्चे इसको करते हैं। सिलेंडर ऑफ मास 3 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर if the rope is pulled with a force of 30? What is the linear acceleration of the rope? Assume that there is no slipping। कुछ समझ आया बच्चों कैसे होगा? A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg। मान लीजिए कि बच्चों एक हॉलो सिलेंडर है, आप सोचिए कि उसको साइड से हम देख रहे हैं, बच्चों ये एक हॉलो सिलेंडर है, उसकी ये थिकनेस है बच्चों, समझ रहे हो? अब इसके ऊपर एक रस्सी जो है वो लिपटी हुई है, और इसका सिलेंडर का जो मास है बच्चों वो कितना है? 3 kg। और यहां पर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, और आप देखिए कि यहां पर ना बच्चों एक रस्सी ऐसे लिपटी हुई है ऐसे इसके ऊपर, जो नीचे को जा रही है, और इसके अंदर जो है ना बच्चों
इसके अंदर जो है एक वेट लटका हुआ है। A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg, radius 40 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर? मतलब जब ये सिलेंडर ऐसे आप सोचिए घूम रहा है तो इसका अल्फा पूछा है। इफ द रोप इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 30, अच्छा आप समझिए कि ये जो हमने वेट लटका दिया या जो फोर्स है ये 30 न्यूटन का है, इससे नीचे को खींच रही है। व्हाट इज द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द रोप? सिलेंडर का अल्फा पूछा है और जो रोप नीचे को आ रही है इसका लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे सोचिए, देयर इज नो स्लिपिंग और यह सिलेंडर रोल हो रहा है बच्चों। तो हम पहले निकालते हैं अल्फा। अब अल्फा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? टॉर्क अपॉन में, बच्चों ऐसा होता है। अब ऐसा है बेटा कि देखो इसमें जो टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला है ना बेटा, टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला है बच्चों, टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है बच्चों? देखो टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला है बेटा वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हो? मान लीजिए कि फोर्स लगाया हमने एफ और परपेंडिकुलर यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है बच्चों। देखो ये सिलेंडर घूम रहा है ना ऐसे, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है ऐसे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना बच्चों वो इसकी रेडियस हो गई, जो कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा लगाया गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि उसकी बच्चों है रेडियस। तो बताओ कितना फोर्स लगाया गया है? 30 और रेडियस है 30 न्यूटन, और यह है आपका 40/100। क्योंकि बेटा ऐसा ही सिस्टम में ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। मीटर न्यूटन मीटर में टॉर्क आएगा बच्चों, न्यूटन मीटर में टॉर्क आएगा तो आप सोचिए कि ये इससे कट गया बच्चों, और आपका ये आपका हो गया, ये इससे कट गया बच्चे, ये आपका हो गया है कितना? 12। 4 3 12। प्यारे बच्चों ये जो टॉर्क आ गया है वो 12 न्यूटन मीटर आ गया, क्योंकि लगाया गया फोर्स है 30 और रेडियस है 40। टॉर्क बराबर एफ डी होता है। अब टॉर्क का रिलेशन अल्फा से भी होता है बच्चों, टॉर्क का रिलेशन ये भी होता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो यहां से अल्फा कितना हो गया? टॉर्क अपॉन आई। अब टॉर्क आया है 12 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कोई प्यारा बच्चा मुझे बताएगा कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बिल्कुल सही कहा बेटा। तो ये हो गया mr², और m है 3 और रेडियस है 40/100 यानी कि 0.4 का स्क्वायर। 3 इंटू में 0.16। बच्चों जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों वो 0.48 है। अब इसको हम यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे बच्चों, तो आई हो जाएगा 0.48। तो बच्चों ऐसा करने पर आप देखिए डेसिमल यहां से हट जाएगा और 2 जीरो यहां बढ़ जाएंगे। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1200/48। अब इसे आप यू कैन से 4 से यू कैन कैंसिल इट आउट। 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, and this will come out to be 150/6, and you have told me that it will come out to be how much? 1 मिनट 6 से इसको काटते हैं ना बच्चों, 6 2 12, बचा 3, 6 5 30।
6 5 जा 30। तो बच्चों अल्फा जो है 25 आ गया, और यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों तो प्यारे बच्चों, जो हमारा वो आया एंगुलर एक्सीलरेशन जो आया बच्चों, वो कितना आया है? वो आ गया है आपका 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों हमारा एक आंसर निकल गया। अब ये भी पूछा है कि लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द रोप। बच्चों अब आपको मैं बता दूं कि जैसे एक फार्मूला होता है ना, v बराबर आर ओमेगा, लॉज ऑफ मोशन में, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो, dv अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये होता है a और ये होता है r और ये होता है अल्फा। तो जिस तरीके से v बराबर आर ओमेगा होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, ऐसी लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में बच्चों ये एक्सेलरेशन होता है। तो अब आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए और कहिए कि a बराबर आर अल्फा, रेडियस है 0.4 और बच्चों अल्फा है कितना 25। ये बच्चों आपका आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, और आपको जैसा कि आप महसूस कर पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप ये समझ लीजिए कि 11th क्लास की जो पढ़ाई है वो सबसे पहला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट होता है इसमें वेक्टर्स का। जिस बच्चे को वेक्टर्स आते हैं वो फिजिक्स अच्छे से पढ़ पाएगा 11th की, पहली बात तो ये जान लीजिए। और वेक्टर्स आने के बाद पहला सुपरहिट टॉपिक आता है रोटेशनल मोशन का, जो मैंने आपको अभी कराया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जो है एक बच्चा अपनी तरफ से करके दिखाए, कैसे मुझे बताए किस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, मुझे समझाए। अब मैं एक स्टूडेंट हूं, कोई बच्चा आगे आए और समझाए, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, बाकी सबको समझाए। उसके पास 10 सेकंड है समझने के लिए और समझाने के लिए हमको। कौन प्यारा बच्चा समझाएगा? हाँ जी, नो वन केम फॉरवर्ड। चलो भाई फिर मेरी मदद ही कर दो। टू मेंटेन ए रोटोर, रोटोर मतलब घूमने वाली मोटर का एक्सल जो होता है, 100 रेडियन पर सेकेंड। तो एक चीज दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड। बताओ ये क्या चीज है, इसका सिंबल बताओ। ओमेगा। इंजन नीड्स टू सॉरी 200। इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द पावर एसोसिएटेड? तो बच्चों इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एज यू नो इन लॉज ऑफ मोशन दैट पावर इज इक्वल टू लगाया गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। सिमिलरली ये तो होता है लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में बच्चों, रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या आता है और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आता है? बच्चों यहां पर आएगा P, तो P ही रहेगा, बस सिंबल यही रहेगा। फोर्स की जगह आएगा टॉर्क और V की जगह आएगा बच्चों क्या आएगा? अच्छा बच्चों, तो आपने सही कहा कि यहां पर ये देखिए P तो P ही रहा, फोर्स की जगह टॉर्क और V की जगह आ गया, V की जगह क्या आया था बेटे? ओमेगा। V की जगह ओमेगा। तो टॉर्क
टॉर्क का क्या फार्मूला बना, टॉर्क इंटू ओमेगा. नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ टॉर्क 180 and omega is 200. It's as simple that 36,000. टॉर्क का कोई पावर का कोई यूनिट बताएगा बच्चों? वेरी गुड, वॉट. एंड 3 जीरो को हटाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं किलोवाट. बच्चों हम अपने आंसर को ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर जो मिली वो 36 किलोवाट मिली. जैसे कि मैं आपको बार बार बताते रहता हूं, आप सोचिए कि जब भी आप कंपटीशन की जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपको बता दूं कि रोटेशनल मोशन चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, क्योंकि रोटेशनल मोशन ही 11th का पहला चैप्टर है. बहुत अच्छे से इसको पढ़ना. इट विल गोइंग टू प्ले बिग रोल इन योर सिलेक्शन एज वेल, इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. थॉरोली इसको पढ़ना बेटा. ये आगा 36 किलोवाट. अब आपने साथ साथ बच्चों एक बात ये भी जानी, मैं आपको बता दूं कि आप सभी से पूछा जाए कि पावर क्या है तो आप कहेंगे वर्क अपॉन टाइम. हमने पढ़ा था सर 9th क्लास में पढ़ा था वर्क अपॉन टाइम. और वर्क अपॉन टाइम से बच्चों अगर आप वर्क की वैल्यू डाल दें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. यानी कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. My dear student, this is the concept of 11th standard, not of the 11th standard. This is the concept of 9th standard and which you have studied in 11th standard also in chapter laws of motion. और उसके बाद बच्चों हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस रोटेशनल मोशन को समझने का बेहतरीन तरीका है कंपैरिजन करना. तो F की जगह टॉर्क, V की जगह ओमेगा, दोनों की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई किया और आंसर. तो प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छे सवाल हम यहां पर आपको करा रहे हैं. अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं तो यू विल बी बेनिफिटेड बच्चों. और ये क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन हमने आपको निशान भी लगवाए थे, इसको आप करेंगे. देखता हूं कुछ एक दो और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हैं. बच्चों एक ये 4th क्वेश्चन जो है ना वेक्टर्स का है, जो वेक्टर मेथड नहीं होता उसका क्वेश्चन नहीं वाला है. तो एक बार देखते हैं कि कौन बच्चा कर सकता है इसको. वेक्टर का क्वेश्चन नहीं है, वेक्टर मेथड से होता है ये. इसमें क्या है कि एक वेक्टर ए है बच्चों, एक वेक्टर बी है. शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेंट बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी. ए और बी से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. बच्चे ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन वेक्टर्स में भी बहुत आता है और कई जगह आता है बच्चे ये क्वेश्चन. देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक ट्रायंगल बन गया जिसका नाम मैंने रख दिया चलो ओ पी क्यू, ऐसे मैंने रख दिया बच्चों, और मैंने इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया बच्चों. तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हैं प्यारे बच्चों. ओपी वेक्टर कितना है? बी. ओ क्यू वेक्टर कितना है? ए है बच्चों. और साथ में एक ट्रायंगल भी बन गया है ओपी क्यू, एक ट्रायंगल भी बन गया है बच्चों. तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? किसी ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो बेटा कि अगर हम इसके लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया बच्चों और आपसे कहा कि मान लीजिए ये एंगल थीटा है बच्चों, है बच्चों, ये थीटा है. तो मैंने ओ पी क्यू, चलो इसका नाम एस दे दिया मैंने, और परपेंडिकुलर डालने के बाद मैंने आपसे ये कहा कि जो अपनी वैल्यू है ना बच्चों, जो मैं आपसे कहता हूं कि इन ट्रायंगल
OSP। इस ट्रायंगल में मैं आपसे कहता हूं कि बेटा SP अपॉन OP बराबर क्या थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कि टेन थीटा? SP अपॉन OP। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गर्ल। साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो बेटा SP अपॉन OP इज इक्वल टू साइन थीटा, और बेटा SP हो गया, SP हो गया आपका OP साइन थीटा। और OP जो मैग्नीट्यूड में है वो किसकी बराबर है जानते हो बच्चों? OP है B का मैग्नीट्यूड। देखो OP बराबर B वेक्टर, और अगर मैं सिर्फ OP कहूं या OP का मैग्नीट्यूड कहूं तो उसको विदाउट एरो लिखते हैं B। OP जो है B है। तो प्यारे बच्चों हमने ये प्राप्त किया कि SP बराबर है B का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। अब ये हमसे कह रहे हैं कि भैया शो करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कंटेन्ड बिटवीन A एंड B, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल से बात शुरू कर रहे हैं ये, तो चलो हम भी शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि चलो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? इसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, और बेस है OQ और हाइट हमने निकाल ली, बच्चों SP। अब यहां पर आप देखिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ इंटू OQ की वैल्यू बताओ। A वेक्टर है नहीं बेटा, वेक्टर है नहीं, ये OQ है, तो सिर्फ OQ अगर लिखता हूं ना बेटा, ऊपर एरो नहीं है, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ A। ध्यान दो, देखो बेटा ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में एरो नहीं लिखते। और ये देखो यहां पर OQ लिखा है ना, ऊपर एरो नहीं है। ट्रायंगल का एरिया में स्केलर क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, स्केलर वैल्यूज इन्वॉल्व होती है। OQ है A, और कोई मुझे बताया SP कितना है? वेरी गुड, B साइन थीटा। ये हमसे कह रहे हैं कि प्रूव करो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेनिंग A एंड B A क्रॉस B का आधा होता है। और वो आ गया। कैसे आया बच्चों? कि देखो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब प्यारे प्यारे बच्चों आपको शायद पता हो कि AB साइन थीटा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है। आपको शायद पता हो बच्चों, शायद पता हो आपको, मे बी यू नो, यस मे बी यू नो। तो अब एक बच्चे ने कहा, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, चलो भाई मैं उसका सम्मान करता हूं बच्चे का और मे को काट देता हूं। तो यू नो दैट A क्रॉस B बराबर होता है एक नया वेक्टर C, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है AB साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए C कैप होता है। और सिर्फ हम अगर A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होता है ये चीज, ये होता है मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो गया AB साइन थीटा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो गया AB साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों AB साइन थीटा बराबर A क्रॉस B, मैंने वही तो लिखा है यहां पर। ये देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या प्राप्त किया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का आधा।
show that area of triangle contained between vector a and b is half of the magnitude of a cross b. Half of the magnitude of a cross b. Hence proved. पहले बच्चों ये क्वेश्चन वेक्टर्स में भी बहुत आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज है वेक्टर्स, जो आपने बहुत ज्यादा मेहनत से करना पड़ेगा. वेक्टर्स अगर आपकी कमजोरी रह गई है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वेक्टर समझा दूंगा बच्चों. और आई होप आपको समझ में आया होगा. तो अब हमारी क्लास मंडे होगी. इससे पहले मैं एक दिन आपका टेस्ट ले लूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. रोटेशनल मोशन का टेस्ट की तैयारी कर लेना. एक दिन मैं आपका वर्चुअली टेस्ट ले लूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बच्चों. तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ. मुझे मैसेज करके बताना कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीएमसी में शुरू हुआ है, वही चैप्टर में ले लूंगा. ठीक है बच्चों? ओके बाय.